तो आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वाकांक्षी योजना पर गहराई से बात करने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ बेहतरीन विजुअल नोट्स और एक यूट्यूब लेक्चर के भी अंश हैं। हाँ, जो इस विषय को न सिर्फ समझाते हैं बल्कि इन्हें याद रखने के कुछ बहुत ही मजेदार तरीके भी सिखाते हैं। और आज का मकसद यही है, इस योजना को समझना और इन मजेदार ट्रिक्स की मदद से ये भी याद करना कि भाई कौन सा जिला किस उत्पाद के लिए मशहूर है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना जरूरी होगा, है ना? इस योजना कब और कैसे शुरू हुई? जी, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। अच्छा, और ओडीओपी योजना भी इसी तारीख से जुड़ी हुई है? बिल्कुल। इसी तारीख यानी 24 जनवरी को साल 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। तो ये एक सोची समझी तारीख लगती है। जी हाँ, और इसका जो मूल विचार है वो है 75 जिले 75 खास उत्पाद। और ये विचार आया कहाँ से? इस योजना की प्रेरणा जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट यानी OVOP मॉडल से ली गई है। अच्छा, जापान से। हाँ, जो वहाँ काफी सफल रहा है। और इसका मुख्य लक्ष्य है स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना। चलिए, तो फिर इसी सोच को ध्यान में रखते हुए कुछ उत्पादों और जिलों को देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? हम शुरुआत कर सकते हैं उन चीजों से जो संगीत से जुड़ी हैं। संगीत और ध्वनि, ठीक है। तो पहला नाम है अमरोहा। जी, अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र, खासकर ढोलक के लिए जाना जाता है। ढोलक? हाँ, और इसको याद रखने की ट्रिक इसकी आवाज में ही छिपी है। ढोलक की आवाज कैसी होती है? ढम ढम। ढम ढम, सही है। तो इस ढम ढम में जो अम की ध्वनि है वो आपको अमरोहा की याद दिलाती है। ढम ढम, अमरोहा, ये तो वाकई काफी मजेदार है। अब दूसरा जिला है पीलीभीत। पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है और इसे याद रखने का तरीका तो और भी आसान है। वो कैसे? आप सोचिए, बांस की बांसुरी का रंग कैसा होता है? अक्सर पीला होता है ना? हाँ, हल्का पीला। तो बस पीला से पीलीभीत। अच्छा, तो संगीत की बात हो गई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर उद्योग पर, जिसे द लेदर बेल्ट भी कहा जाता है, चमड़ा उद्योग। हाँ, और इसमें कानपुर और आगरा का नाम तो सभी जानते हैं, ये तो सामान्य ज्ञान है। ये तो हैं ही, लेकिन इसमें एक और नाम है, उन्नाव। बिल्कुल, उन्नाव भी इसी बेल्ट में आता है, जो चमड़े और खासकर उसकी टैनिंग के लिए जाना जाता है। टैनिंग मतलब चमड़े को प्रोसेस करने के लिए? जी, और इसे याद रखने की ट्रिक थोड़ी अलग है। जो लोग कानपुर से लखनऊ सड़क के रास्ते जाते हैं वो बताते हैं कि उन्नाव के पास चमड़े के कारखानों की एक बहुत तेज गंध आती है। अच्छा, तो वही गंध उन्नाव को याद रखने का एक ट्रिगर है। ये तो बड़ा ही अनोखा तरीका है याद रखने का। और हमीरपुर? हमीरपुर खास तौर पर जूते यानी जूती के लिए जाना जाता है। तो एक ही बेल्ट में अलग अलग विशेषज्ञताएं? बिल्कुल, कानपुर आगरा फाइनल प्रोडक्ट, उन्नाव में प्रोसेसिंग और हमीरपुर जूतों के लिए। समझ गया। चलिए अब कुछ खाने पीने की चीजों की बात करते हैं। मीठे से शुरू करते हैं। गुड़ कहाँ का मशहूर है? गुड़ के लिए 2 जिले हैं, मुजफ्फरनगर और अयोध्या। मुजफ्फरनगर? हाँ, मुजफ्फरनगर के लिए ट्रिक है कि गुड़ वाली चाय पी के मजा आ जाता है। मजा से मुजफ्फरनगर? सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है। क्या? इसे बिहार के मुजफ्फरपुर से कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, वो तो शाही लीची के लिए मशहूर है। बिल्कुल। और दूसरा जिला है अयोध्या, जो गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। और मीठे के बाद अब कुछ खट्टा हो जाए? खट्टे में आता है आंवला, जिसके लिए प्रतापगढ़ मशहूर है। प्रतापगढ़? जी। प्रतापगढ़ को तो आंवला नगरी भी कहा जाता है। जी। और दालों की बात करें तो इसके लिए हैं बलरामपुर और गोंडा। और इसकी क्या ट्रिक है? ये तो सीधी है, दाल खाने से बल आता है, बल से बलरामपुर। वाह, ये तो सच में आसान है। अब आते कपड़ा उद्योग पर, जो कि एक बहुत बड़ी श्रेणी है। बहुत बड़ी। चलिए सबसे प्रसिद्ध नामों से शुरू करते हैं। जैसे कि वाराणसी? हाँ, वाराणसी अपनी बनारसी रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और लखनऊ अपनी चिकनकारी कढ़ाई के लिए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि लखनऊ का चिकन कपड़े की कला है, खाने वाली डिश नहीं। हाँ बिल्कुल। अब कुछ और जिलों की बात करते हैं जी। जैसे फतेहपुर और हरदोई। फतेहपुर बेडशीट के लिए? जी, फतेहपुर बेडशीट यानी चादर के लिए। और इसकी ट्रिक एक कहानी जैसी है। बताइए।
सोचिए आपने कोई किला फतेह कर लिया। जी। अब आप इतने थक गए हैं कि गंदे जूतों के साथ ही बेडशीट पर सो जाते हैं। किला फतेह करने के बाद बेडशीट पर सो गए। फतेहपुर और बेडशीट, ये तो याद रहेगा। और हरदोई है हैंडलूम के लिए। हरदोई? इसकी ट्रिक है, हर कोई हैंडलूम का काम कर रहा है। हर कोई से हरदोई। अच्छा, हर कोई हरदोई, ठीक है। जी, इसी से जुड़े कुछ और जिले भी हैं, अंबेडकर नगर, मऊ और गौतम बुद्ध नगर। इनको कैसे याद रखें? इनको याद रखने की ट्रिक दलितों के उत्थान की भावना से जुड़ी है कि कैसे वस्त्र सम्मान देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर से अंबेडकर नगर, ठीक है। मऊ यानी मैं, कि मैंने भी योगदान दिया, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों के लिए। अच्छा, क्योंकि नोएडा वही है। बिल्कुल। और एक और है इटावा। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी है, इटावा टॉवल। इटावा टॉवल, ये तो राइम करता है। जी। अब एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है हमारे नोट्स में, केले का कन्फ्यूजन। ये क्या कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन ये है कि दो जिले केले से जुड़े हैं, पर बहुत ही अलग-अलग तरीकों से। मतलब? पहला है कौशाम्बी, जो केले के फल के लिए जाना जाता है, मतलब भोजन के रूप में। खाने वाला केला। हाँ, और इसकी ट्रिक है, कुश्ती करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए केला खाओ। कुश्ती से कौशाम्बी। कुश्ती कौशाम्बी, ठीक है। तो दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा है कुशीनगर। और वहाँ केले का क्या होता है? वहाँ केले के फाइबर से बने उत्पाद मशहूर हैं। मतलब केले के तने और पत्तों से। अच्छा। जैसे बैग या चप्पलें। जी बिल्कुल। बैग, चप्पलें, सजावटी सामान, ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो कमाल है, एक ही पौधे के दो अलग अलग इस्तेमाल। हाँ, और कुशीनगर को याद रखने की ट्रिक थोड़ी अलग है। वो क्या है? ये इस तथ्य से जुड़ा है कि महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि पुराना या प्रोसेस्ड केला मत खाओ, वरना बुद्ध जैसा हाल होगा। हाँ, ये बस याद रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। चलिए, अब सजावट और पत्थरों की बात करते हैं। सजावटी उत्पादों के लिए है देवरिया। हाँ, और इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। हम देवताओं को सजाते हैं, देव से देवरिया। देव से देवरिया। और पत्थरों में गोरा पत्थर। हाँ, ये एक नरम सफेद पत्थर होता है, और इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। महबूबा गोरी होनी चाहिए। महबूबा गोरी से महोबा और गौरा। वाह। जी। और एक और पत्थर है बांदा का शजर पत्थर। शजर पत्थर, ये क्या हाँ, होता है? ये बहुत अनोखा होता है। इस पत्थर में कुदरती तौर पर पेड़ पौधों जैसी आकृतियां बनी होती हैं। मतलब हर पत्थर अपने आप में एक पेंटिंग जैसा। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक है, सजने के लिए दरवाजा बंद कर लो। बंद से बांदा। बंद से बांधा। ये तो बहुत ही रचनात्मक है। अब आते हैं एक और दिलचस्प श्रेणी पर, आर्ट फ्रॉम वेस्ट। व्यर्थ से कला। इसमें पहला है बहराइच, जो गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। गेहूं के डंठल से? हाँ, फसल के बाद जो डंठल बच जाता है उससे। और ट्रिक है, अगर कान में गेहूं का डंठल डालोगे तो बहरे हो जाओगे। बहरे से बहराइच। जी। और दूसरा है जालौन, जो हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। हस्त निर्मित कागज? हाँ, और इसकी ट्रिक है कि कागज से जाली नोट बनते हैं। जाली से जालौन। सही। अब एक मजेदार श्रेणी है, खतरनाक सामान और धातु। इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहले है संभल, जो सींग और हड्डी शिल्प यानी हॉर्न क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। अच्छा, जानवरों की सींगों से। हाँ, और ट्रिक है, सांड की नुकीली सींगों से संभल कर रहो। संभल कर रहो यानी संभल। और मैनपुरी? वो तारकशी के लिए है। जी, तारकशी। ये लकड़ी में पीतल के पतले तार जड़ने की कला है। बहुत बारीक काम होगा ये तो। बहुत। और इसकी कहानी है, एक मैन को तार से खंभे में कस दिया। मैन और तार से मैनपुरी, तारकशी। ठीक है। और धातु शिल्प में? वो तो मशहूर नाम है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, और मुरादाबाद को पीतल के काम के लिए पीतल नगरी। ये तो काफी लोगों को पता होगा। अब कुछ रोजमर्रा की चीजों पर आते हैं, घरेलू जरूरतें। इसमें सबसे पहले आता है कन्नौज। इत्र का शहर। जी, खुशबुओं का शहर। ये परफ्यूम के लिए मशहूर है। फिर है हाथरस, हींग के लिए। हाथरस और हींग। हाँ, ट्रिक है कि मसालों की प्रोसेसिंग हाथ से होती है। हाथ से हाथरस। हाँ। और औरैया, वो देसी घी के लिए है। जी, और इसकी ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। बताइए। सोचिए, आपने घी खाकर किसी को पटक दिया तो वो चिल्लाएगा, हाय दैया। हाय दैया से औरैया, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। और अब इस सफर के आखिर में विश्व प्रसिद्ध कालीन। इसके लिए दो जिले हैं,
मिर्जापुर और भदोही। इन्हें कालीन नगरी भी कहा जाता है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो अब शायद सबको पता है। हाँ, बहुत आधुनिक है। मशहूर वेब सीरीज मिर्जापुर और उसका किरदार। कालीन भैया, बिल्कुल। ये वाकई एक जबरदस्त और यादगार सफर था। यही ट्रिक से ये सब याद रखना बहुत आसान हो गया। हाँ, और हमने देखा कि ये योजना सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हर उत्पाद के पीछे एक संस्कृति है, कारीगरों की पीढ़ियां हैं। और एक पूरी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे ओडीओपी एक उत्पाद को एक जगह की पहचान से जोड़ती है। ये उस जिले को मजबूत तो करती है, लेकिन क्या ये उसे एक तरह के जोखिम में भी डालती है? आप कहना चाहती हैं कि अगर उस एक उत्पाद की मांग गिर जाए तो? हाँ, तो क्या उस पर निर्भर पूरा जिला कमजोर नहीं पड़ जाएगा? मतलब एक ही चीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता का खतरा? ये तो बहुत ही अहम सवाल है। तो विरासत को सहेजने और बाजार के हिसाब से बदलती रहने के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? बिल्कुल, यही आज का सबसे बड़ा विचार है। किसी क्षेत्र की पारंपरिक कला को बचाए रखने और समय के साथ आर्थिक नवीनता को अपनाने के बीच वो सही रास्ता कौन सा है? क्या ओडीओपी इस संतुलन को साध पा रहा है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और शायद इसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही देखने को मिलेगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।